ठीक है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी होती है? ज्ञान के दो पक्ष कौन से होते हैं? देखो, खड़ा हो जाओ, बता। ज्ञान के दो पक्ष कौन से होते हैं? तुम्हारे आंखों के सामने लिखा है, फिर भी तुम्हें बोलने में अगर तकलीफ है तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है। ज्ञान के दो पक्ष कौन कौन से हैं? इसके डेट लगाना। ये क्या है? ज्ञान। और ज्ञान के दो पार्ट कौन से हैं? तो ये यहाँ पर ऐसे, या इसके नीचे जैसे ऐसे है तो ये इसको यहाँ पर ऐसे, समझ गए? तो प्रत्यय विज्ञान ये क्या हुआ? इसके तीन टुकड़े हुए ना। प्रत्यय इट मीन्स, प्रत्यय इट मीन्स कंटेंट, प्रत्यय इट मीन्स कंटेंट, पाठ्य वस्तु, ठीक है। फिर क्या हुआ? अभी उपसर्ग, और ये क्या हुआ? ज्ञान। तो सबसे पहले किसका हुआ? कंटेंट का ज्ञान। नहीं दिख रहा? ठीक है, तो तभी तो मैंने कहा था कि ऐसे फैला कर लगाया हो। फिर दूसरा है प्रत्यय स्मरण। प्रत्यय इट मीन्स वही कंटेंट है ना, स्मरण करना, रिकॉल करना, याद करना। यानी चीज कब याद आएगी? जब पहले आपको उसकी जानकारी होगी। जब जानकारी ही नहीं है तो आपको याद कहाँ से आएगी? अपने बात की थी आलू और चीकू की समानता है दोनों में, लेकिन दोनों की जो फितरत है, एक फल है और एक सब्जी है। एक में कठोरता है और एक में सॉफ्टनेस, मुलायम है ना। मीठे दोनों में, आलू भी मीठा होता है और चीकू भी मीठा होता है। रंग रूप भी एक जैसा है, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर है, ठीक है। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि ये क्या है ये क्या है, तो उस ढेरी में से आप उनको अलग नहीं कर पाओगे। मिलाकर देखो, अगर आप जिसको सिखा रहे हो एक टोकरी में भी सारे मिक्स कर दोगे, लेकिन देखने वाले को अगर पता है कि ये सब्जी है और ये फल है तो वो उनको अलग कर पाएगा। तब वहां पर क्या काम कर रहा है? आपका उस वस्तु के प्रति यानी कंटेंट हो गया, और दिमाग में कौन सी चीज रही कि ये सब्जी है और ये फल है। उस ज्ञान के आधार पर ही हमने स्मरण करते हुए उन दोनों का विभाजन कर दिया। ऐसे ही जब अपन स्कूल के एडमिशन्स की बात कर रहे थे, तब अपन क्या कहते हैं कि जंगली जानवर और पालतू पशुओं के नाम छोटे बच्चों को याद करवाए जाते हैं, या पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू दिया जाता है, तो फैमिली रिलेशंस के बारे में भी पूछा जाता है, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, रंगों के बारे में पूछा जाता है, अंगों के बारे में भी पूछा जाता है ना। तो उस पूछने के दौरान ये छोटी छोटी चीजें कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोद में जो बच्चा जानता ही नहीं है, उस बच्चे को गोद में लेकर हम घूमते घूमते कहते हैं देखो पंखा, तो वो देखता है, सुनता है, और देखने और सुनने में जब भी आप पंखा बोलोगे तो उसकी दृष्टि ऊपर ही जाएगी, भले ही वो जानता नहीं है कि कहाँ पर क्या है। क्लियर है? तो ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल और दिया था, हमने ये बताया था कि जब हम काम करते हैं तो आप गाने किसी को याद नहीं करवाते हैं। 3H की बात करवाई थी, कंटेंट में 3H मोस्ट इम्पोर्टेंट। 3H क्या है? खड़े होकर आप बोलो। अब इसको बोलो, बोलो, खड़ी हो जाओ। आवाज सुनाई दे रही है? तो फिर कैसे करें? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो गाने हमें कैसे याद होते हैं? बताओ, एग्जाम्पल दो। सुनकर याद हो जाते हैं, तो फिर इतना आसान होता ना। सुनकर ही नहीं, सारी इंद्रियां काम करती है। हम जब फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? हमारी आंखें भी काम करती है, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो कंप्लीट है, यानी आंख का काम देखना, कान का काम सुनना,
है ना, हम उनको स्पर्श तो नहीं करते, स्क्रीन छूकर थोड़े देखते हैं, नहीं देखते हैं ना। लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि अपना मैच चलता है तो जब घर में बैठे रहते हैं और वनडे मैच देखते हैं तब क्या कहते हैं, अरे छोड़ दिया, तो वहाँ पर थोड़े ही होते हो। लेकिन अटैचमेंट कहाँ हो गया, यहाँ से हुआ, है ना, यहाँ हुआ, और रिएक्शन कहाँ दिखा, अरे क्या कर दिया। कुछ लोग तो खड़े ही हो जाते हैं ना, जैसे वो ग्राउंड में ही हो, लेकिन होते अपने घरों में। तो ये 3H का कॉम्बिनेशन होता है। जब तक, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज आत्मसात यानी आग्रहण, आत्मसात तभी होगी जब ये तीनों H मिलकर काम करेंगे। जब तक ये तीनों H काम नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज को ना तो सीख सकते हैं ना हम उसको याद कर सकते हैं। जब तीनों में तालमेल होगा तभी हमारे व्यवहार में वो सारी चीजें दिखाई देगी। मिमिक्री किसे कहते हैं, यह भी उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। उसने क्या किया, उस किरदार को यहाँ पर सेट किया, आत्मसात किया और व्यवहार में उसके आचरण का प्रदर्शन किया। बेस्ट एग्जाम्पल, हूबहू वैसे की वैसी भाषा और वैसा का वैसा आचरण, ये क्या कहलाएंगे, उद्देश्य। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो उदाहरण दिए वो उदाहरण सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आपको शिक्षण के क्षेत्र में यानी टीचिंग के दौरान, जैसे अपन ने 3 टॉपिक लाने की बात की थी, आप बोल सकते हैं इसमें इन्होंने करेक्शन करके बताया है कि वो ठीक है या नहीं है, हेल्प कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे टॉपिक अपन ने सेलेक्ट किए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वीडियो, ठीक है, उसमें हम इनको किसको पहुंचाना उद्देश्य होगा। यहाँ पर अपन ने ट्रायंगल की बात की थी कल, शिक्षक शिक्षार्थी और कंटेंट। शिक्षक शिक्षार्थी अगर कंटेंट नहीं होगा तो शिक्षक और शिक्षार्थी क्या करेंगे, थाली होनी थोड़ी करेंगे और बेटा पड़ोस में क्या चल रहा है ऐसी बात करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा ये आचरण ही नहीं है। हमें दुनिया जहान से मतलब नहीं होता, हमें उससे मतलब होता है जो एक लिमिट कंटेन होता है और जो क्लास के अकॉर्डिंग हमारा चलता है। जैसे अपन बात कर रहे थे उद्देश्य और लक्ष्य, तो हमारा जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप प्राइमरी, प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल, अपर मिडिल ऐसे चलते हैं ना अपन, और उसी के अकॉर्डिंग अपन परंपरागत, गैर परंपरागत और मिशनरीज या जो भी गुरुकुल पद्धति से जो भी चलते हैं, तो सबका क्या हुआ, एक लिमिट टारगेट और लिमिट उद्देश्य हो गया। पहली क्लास वाले का जो सिलेबस होगा वो वही पढ़ेगा और उसको उसके बाद में उसकी डिग्री मिल जाएगी। दूसरी वाले का दूसरा जितना है उतना ही पढ़ेगा, उसको विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर फिक्स है। अब लेकिन यहाँ पर हम UG PG करके आते हैं, हमारी ट्रेनिंग होती है कि अपना बेस्ट अपने विषय में अपना बेस्ट देने की, उस देने में हम स्ट्रेटजीज और मेथोडोलॉजी को काम में लेते हैं। स्ट्रेटजीज और मेथोडोलॉजी यानी व्यूह रचना करते हैं हम कि अपनी बात को सामने वाले को कैसे समझाएं। जिससे आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक बात कही थी कि टीचर वो बाजीगर होता है जो अपने शब्द विद्यार्थी के मुंह में डालता है और वो वही कहलवाता है जो उसको चाहिए होता है। अगर वो ये करने में सफल नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी जो व्यूह रचना है, स्ट्रेटेजीज है, वो बेकार है, किसी काम की नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य है जिससे वो उस काम को नहीं कर पा रहा। क्लियर है? तो ऐसा ही जो आपने जो 3 टॉपिक ढूंढे हैं ना अपने अपने विषय से रिलेटेड, उन 3 टॉपिक से रिलेटेड जो अपन डिवाइडेशन करेंगे टॉपिक का, टॉपिक अपना कितनी देर का क्लास के अकॉर्डिंग, एक क्लास कितने मिनट की, 45-30 मतलब 30 से 45 तक कर लो। 5-5 मिनट तो अपने किस में चले जाते हैं, अरेंजमेंट। सबसे पहले टीचर क्या देखता है, कक्षा व्यवस्था। क्लास में टीचर आते हैं, अपने याद करो स्कूल वाले दिन कि सबसे पहले टीचर व्यवस्था देखता है। ऐसे मर्जी थोड़ी है कि ग्रुप बनाकर मर्जी आए जैसे टांग फैलाकर बैठ जाए, ठीक है, वहाँ सिस्टम होता है। अगर फिक्स फर्नीचर है तो कोई व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है, और अगर फिक्स फर्नीचर नहीं है, ऐसा फर्नीचर है तो उसको
यानी एक रो में से अगर ये पास होंगी तो इसको उठकर आगे में यहाँ पर इसको खींचना और आगे पीछे करना होगा, तो उससे क्या होगा, अव्यवस्था होगी। यानी स्पेस इतना होना चाहिए कि जब इसको आना हो तो इसको डिस्टर्बेंस नहीं हो, और उसको उसके पास तक अगर टीचर को जाना हो तो उसके पास जाने की व्यवस्था हो। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले वो कक्षा व्यवस्था देखता है, उसके बाद में जो कंटेंट उसको पढ़ाना होता है उसकी एंट्री के बाद वो निर्देश देने के बाद अपना कार्यक्रम पूरा करता है। इस प्रक्रिया में उसको कितना समय लग गया? 5 से 10 मिनट तो लग ही जाते हैं, 7 मिनट तो मानकर चलो। उसके बाद वो जब निकलेगा तभी भी कुछ ना कुछ देते हुए बोलते हुए निकलेगा, यानी 5-7 मिनट पहले निकल जाता है, जाते जाते उसका टाइम कंप्लीट हो जाता है। ऐसा तो है ही कि दूसरा टीचर बाहर खड़ा रहता है और वो वेट करता है। ऐसा होने पर अगर ऐसा होने लगेगा तो पूरे स्कूल का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हर टीचर अपनी मर्जी से 5 या 7 मिनट लेकर लेट निकलेगा तो वहाँ पर सारे कैंपस में व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो जाने के लिए नहीं बोला था। वापस समझ में आ गया? यहाँ तक की बात कि यहाँ पर ये जो ज्ञान के 2 पक्ष हैं, ये इनका आपस में तालमेल है, इनके बिना आपके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। इसी के लिए हमने कल आपको एक एग्जाम्पल और दिया था, अभिज्ञान शास्त्रीकरण। याद आया या भूल गए? ठीक है, तो अब इसके बाद में ये 2 चीज स्पष्ट हो गई। ज्ञान के ये जो और पक्ष हैं, ये इसके बाद में नॉलेज, विषय संबंधी तथ्यों, घटनाओं, परंपराओं, सिद्धांतों आदि का अवबोध करना। ये तो सिर्फ डायरी में लिखने के हिसाब से वहां पर नोट किया हुआ है कि हम जब डायरी में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल करेंगे, तो वहां पर ये है और समझने के लिए यही स्टेप चलते हैं। दोनों का मिला जुला तालमेल है। अब बैठ जाओ, एक बार फिर बुला। अब यहाँ पर देखिए अवबोध लिखा है दूसरे में। अब इसको इससे रिलेटेड करके एक बार समझा देती हूँ, है ना। यहाँ पर ज्ञान के लिए विषय संबंधित, विषय कौन सा हो गया? जिसका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे संबंधित तथ्यों, घटनाओं और परंपराओं, सिद्धांतों आदि का अवबोध होना, यानी जानकारी। यहाँ पर अवबोध ये वाला अवबोध नहीं है, यहाँ पर इसी से संबंधित अवबोध की बात है। ये एक जैसा लेखन देखकर यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जिसका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने टॉपिक लिए थे, कोई भी एक टॉपिक बोलना, चाहे सिविक्स का चाहे हिस्ट्री का, एक टॉपिक बोलना। बैठो, एक तो वक्त बोर्ड लिए। अब जैसे अपन बात करते हैं वक्त बोर्ड की, किसका टॉपिक हो गया ये? सिविक्स का। कोई बात नहीं है, ठीक है, अपन अपने मुद्दे पर रहते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं, विषय क्या हो गया? सिविक्स, नागरिक शास्त्र, ठीक है। उसके बाद में टॉपिक क्या हुआ अपना, उसमें पढ़ने का विषय क्या हुआ? वक्त बोर्ड। वक्त बोर्ड से संबंधित तथ्य, घटनाएं, परंपराएं कहीं आएंगी क्या? तो यहाँ पर काम की चीजें कौन रही इसमें? एक तो ये हो गया जो टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड तथ्य कौन से हैं, फिर उससे संबंधित घटनाएं कौन सी हैं, उन घटनाओं के आधार पर कौन से सिद्धांत बनाए गए और उनकी आवश्यकता क्यों हुई, उनमें क्या फेरबदल हुआ और कब इनका संशोधन करके उनको पारित किया गया, सारी जानकारी हुई। पुरानी और नई सब मिलाकर जो बात की गई, सन सहित, घटनाओं में भी तो सन छुपे हुए होंगे ना, तारीखें छुपी हुई होंगी और कुछ कानूनी कार्यवाहियां छुपी हुई होंगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी यही होगा। ऐसी स्थिति में अगली चीज आपको क्लियर हो गई कि ज्ञान में कौन से 2 पक्ष होते हैं, एक तो ज्ञान स्वयं, दूसरा स्मरण।
ठीक है। और उस स्मरण और ज्ञान में जिसका जो विषय है उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, अगर आवश्यकता है तो हम परंपराओं की बात करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जहाँ पर जो चीज काम में आती है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, यानी ये तो हमने जो लगता है वो तो लिख ही लिए, उसके अलावा बहुत सी चीजें भी हो सकती हैं जो यहाँ पर जिनकी जरूरत हो सकती है। क्लियर है। इसके बाद में है अवबोध। अवबोध में यहाँ पर 2 शब्द हो गए। उपसर्ग पढ़े हैं ना आपने, उपसर्ग कितने होते हैं, ध्यान है, बोलो। चलो कोई बात नहीं है, उपसर्ग की परिभाषा याद है तो बोलो, खड़ी हो जाओ। शब्द के आगे जो चीजें जुड़ती हैं उससे मिलके एक शब्द बनता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। वो उसके और प्रत्यय किसे कहते हैं, पीछे रहता है। और दोनों के लगने से लाभ क्या होता है, क्यों जोड़ा जाता है? तो आप सबकी जरूरत थी, आपको प्रश्न किससे किया जा रहा था, तो जवाब उसी को देना था। आपको भी इसका असेसमेंट करना था ना कि ये सही बोल पा रही है कि नहीं बोल पा रही है। हमने तो मदद के लिए नहीं कहा था, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, आपने इसको अपने साथी को जानबूझकर अपाहिज बना दिया। मदद करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उसकी जो जिज्ञासा, जो ज्ञान चक्षु है, उसको आप ब्लॉक कर लेते हैं और वो सदैव आपकी और ऐसे देखेगा कि शायद कोई कुछ बोल देगा। तो इसको लाचार मत बनाओ। जब खड़ा किया जाए, जिसको जितना आता है उतना बोलने की कोशिश करें। बोलना गलत सही जो भी है, ठीक है। जब खड़े होंगे तभी तो कर पाएंगे। बैठे। अब यहाँ पर कितने टुकड़े हुए बताओ, अब और बोध का मतलब उधर लिख रहा है अंडरस्टैंडिंग, समझना, ठीक है। यहाँ पर अब किसको समझना है अपने को, और किस बेस पर समझेंगे, यहाँ पर अपन समझेंगे इस बेस पर जिसका जो विषय है। अभी बात अपन किसकी कर रहे थे, वक्त, ठीक है। तो इससे संबंधित बारीकी से समझकर विज्ञान की प्रकृति में स्थायित्व उत्पन्न करना। बारीकी से क्या समझना है, बारीकी से जो टॉपिक है अपना, उससे संबंधित घटनाओं की, तथ्यों की अपने जानकारी हासिल की। अगर हमें उस टॉपिक की आवश्यकता हुई, समाज को तो क्यों हुई, उसके पीछे कारण क्या थे, बनाना आवश्यक था या नहीं था, और उन नियमों के लिए कौन कौन सी कमेटियों की गठित करने की आवश्यकता हुई, वो भी जरूरत थी या नहीं थी, क्या बिना कमेटी के गठन के ही काम हो सकता था। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी, यानी बारीकी से समझना और ज्ञान की प्रकृति में स्थायित्व, जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी तभी तो उससे संबंधित जानकारी में स्थिरता और स्थायित्व आएगा। अन्यथा जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा, उसके बारे में पूर्ण चीज नहीं होगी, तो आप में स्थायित्व कहाँ से आएगा। अगर ऐसा स्थायित्व होगा तभी तो आपसे अगर कोई पूछता है कि वक्फ क्या है, और अगर मान लो अपन कहीं समूह में बैठे हैं और वहाँ पर ऐसी चर्चा चल रही है और वहाँ पर कोई गलत बात कह रहा है उससे संबंध में, तो आप उसका विरोध भी तभी कर पाएंगे जब आपके पास उसका ज्ञान होगा। नहीं तो हाँ में हाँ मिलाना, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो यानी जो भी टॉपिक लेंगे, हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम टीचर हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी हम समझा रहे हैं वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में उसे हम डायरी में लिखते हैं। तो वो परिवर्तन हम किस में देखते हैं, स्टूडेंट्स में देखते हैं। उस टॉपिक को, यानी जो अपन ने लिया एग्जाम्पल के लिए वक्फ बोर्ड लिया, उस वक्फ बोर्ड वाले एग्जाम्पल को समझाने के लिए हमने ज्ञान में क्या रखा, स्मरण में कौन सी चीज़ें रखी, और अवबोध में उसको स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी,
जिसका डिवाइडेशन यानी सबसे पहले अगर हम वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, वक्फ बोर्ड का परिचय होगा उसके बारे में कि है क्या, उस है क्या में क्या क्या चीजें आ जाएंगी अपनी, जैसे भाई वास्तव में इसका अर्थ आ जाएगा, आवश्यकता क्यों हुई और आवश्यकता किस लिए हुई, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या आएगा दूसरा पॉइंट ये ले सकते हैं इसमें तो नोट कर लो, जिसने वक्फ बोर्ड लिया है काम में आ सकता है। आवश्यकता वाला हो जाता है तो इसके वो इसका वो लास्ट में क्या फायदा है या नुकसान है, क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है अब तक की वो तो जरूरत पड़ी इसकी आवश्यकता के बाद में करने के बाद में इससे क्या फायदा हुआ, परिणाम परिणाम में में दोनों इसके चीज़ आ जाएंगी। लाभ हानि दोनों हो जाएंगे, है ना। तो थर्ड पॉइंट अपना ये बन सकता है परिणाम। पहला पॉइंट बना परिचय, परिचय में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, अर्थ हो जाएगा उसका जो क्या है इसका आवश्यकता का, तो उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं यानी आवश्यकता क्यों हुई, कारण क्या थे, परिणाम तो बाद में आएंगे ही, ठीक है। उसके लिए फिर ये जब बीच वाला पॉइंट छूट रहा है तो तेजी जैसे उसमें क्या आना चाहिए, प्रोसेसिंग। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया, कौन कौन से उठा पटक हुई, कहाँ कहाँ पर बैठकें हुई, क्या किस किस को शामिल किया गया, कब ये बना और कब फाइनलाइज हुआ, वो आना चाहिए या नहीं। या दूसरा पॉइंट क्या बनाएंगे, दूसरा की आवश्यकता वाला पहला परिचय हो गया, दूसरा आवश्यकता वाला दूसरा आवश्यकता बनाएंगे। आवश्यकता में अपन ये चीजें ले सकते हैं या फिर इसमें ऐसे बन सकता है जैसे पहला तो बन गया परिचय वगैरह, दूसरे में उसका परिणाम क्या रहा और फिर तीसरा परिणाम लास्ट में आता है। संशोधन भी तो हो रहा है ना, अभी संशोधन वाला पता चल रहा है भाई। फाइनल हुआ है ना संशोधित करा वो फाइनल हुआ भाई अपन ने लिखा उसका परिणाम, परिणाम में भी सही और गलत दोनों परिणाम आ जाएंगे और उसमें स्पेशल नोट के साथ कि इनकी कमियों की वजह से इसमें संशोधन का प्रावधान किया जाता है, उसको आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं, हाईलाइट कर सकते। समझ में आ रही है। तो 3 स्टेप कौन से हो गए अपने, जोर से बोल है ना, हाँ बोल, पूरे 3 पॉइंट हो खड़े हो गए। परिचय फिर आवश्यकता उसकी क्यों हुई, क्यों नहीं लगाना है वहाँ, मतलब अपन क्या लिखेंगे, देखिए पर से गठन की आवश्यकता। हाँ, और लास्ट पॉइंट बोलो, फिर उसमें क्या क्या संशोधन हुए, लास्ट पॉइंट बोलो। परिणाम नाम सबके साथ जोड़ेगा, शॉर्टकट नहीं चलेंगे, है ना। यानी वक्फ बोर्ड का परिचय, फिर उसका दूसरा पॉइंट आवश्यकता, नाम साथ साथ जुड़ता चला जाएगा और लास्ट में इसके परिणाम। परिणाम में दोनों तरह के परिणाम होते हैं और स्पेशल कोई कार्यवाही चलती है तो नोट के द्वारा जाहिर की जाती है, क्योंकि जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो रही है तब तक आप उसका हवाला नहीं दे सकते या निर्णय उसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि जो चीज़ें गवर्नमेंट के आधार पर चलती हैं वो गवर्नमेंट के आधार पर ही चलेंगी, आपके और मेरे हिसाब से नहीं चलेंगी। क्लियर हो गया। तो आपने इसमें वो वाला डाला है जो ऑब्जेक्टिव लिखने वाला था, फॉर्मेट का टुकड़ा करके डाला या फॉर्मेट कंप्लीट डाला हुआ है, चैनल डाला हुआ है। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव राइटिंग है ना, अगर फॉर्मेट डाला हुआ है, एक तो फॉर्मेट है लैंग्वेज का, है ना, और एक फॉर्मेट है कॉमन। तो जो कॉमन है उसमें इनको जिस तरह से लिखना है ये समझाया हुआ है। तो जैसे आपका टॉपिक फाइनल हुआ, उसका अपन ने डिवाइडेशन किया, तो आपको रफ में उसी हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए लिखना है, ठीक है। ऐसे जिन ने अपने टॉपिक फाइनल किए हैं वो कंटेंट अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि जैसे जैसे अपने को आवश्यकता होगी अपन वो आपसे लेकर के उसको साथ साथ क्लियर करते चले जाएंगे और उसके साथ साथ हम इसको लिखते हुए भी चले जाएंगे, जिससे हमारी डायरीज भी समय पर कंप्लीट हो जाएगी।
ये चीज समझ में आ गई? अब यहाँ पर बोर्ड से अभिप्राय क्या हुआ, समझ में आया या नहीं आया? अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बताएं। सुमन, तुम्हारा टॉपिक क्या था? करेक्शन होकर दिया था तुमने या तुम्हारे पुराने वाले फाइनल थे? दे दिया तो क्या दिया? क्या दिया इसमें? एक तो राम जन्मभूमि पर सियासत। राम जन्मभूमि पर सियासत। तो सियासत में आप बताओ कि यहाँ पर ये लाइन बोलकर बता दो मुझे, लिखकर, मतलब बोलकर। सब फटाफट खड़े हो जाओ और बोलो। इसके डिवाइडेशन सुनना है ना नितेश? बोलो फटाफट बोलो, इतना समय मत लो। और एक चीज और रह गई है अपनी कि जैसे यूनिट क्या लिखेंगे, वक्त की यूनिट तो चालू बोलती जाओ ना, सुन रहे हैं ना? क्या राम जन्मभूमि पर सियासत, ये इसका टॉपिक है। यहाँ सेव कर लो एक बार, ये जो बोल रहे हैं इसका टॉपिक हुआ है, हिस्ट्री का है, किसका है? सिविक्स का। ठीक है, सियासत शब्द है ना इसमें, समझ गए? तो पहला इसने क्या लिखा, राम जन्मभूमि और सियासत से परिचय क्या होगा? परिचय गलत होगा, परिचय गलत होगा। क्या लिखेंगे? विवाद तो सियासत हो गई ना, परिचय नहीं आएगा। वो तो अभी हिस्ट्री होती है कारण आ सकता है, नहीं आ सकता। बोलो बताओ। सियासत के कारण पहले जो था मंदिर, बाद में जो सियासत। पहला पॉइंट क्या बनेगा? डिवाइडेशन तो होगा ना, जैसे वक्त बोर्ड का हुआ ऐसे इसका डिवाइडेशन होगा। तो राम जन्मभूमि और सियासत, तो क्या लेंगे? पहला पॉइंट कारण ही आएगा या नहीं आएगा? कितने पॉइंट बनने चाहिए इस पे? कैसे बनेंगे? देखो अपन विचार करते हैं। सबसे पहले अगर अपन पॉइंट बनाते हैं तो राम जन्मभूमि पर सियासत के कारण, पहला अगर बनाते हैं तो ये बनता है ना? उस कारण में हम क्या क्या लेंगे? वो प्राचीन और नवीन विवादित कारण, प्राचीन और नवीन विवादित कारण जो स्थल आदि से संबंधित हो सकते हैं। ये पोस्टर में नोट कर लो अपने लेखन कार्य के लिए, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट क्या बनना चाहिए? उससे क्या लाभ? नहीं, उससे लाभ क्या? इस पॉइंट में उससे क्या दिशा मिलेगी? प्रमुख घटनाएं। तो विवाद, ये तो हो गया अपना सियासत के कारण, पहला पॉइंट है ना? कारणों में अपना पुराने और नवीन जितने भी मुद्दे थे उन सब का हवाला होना चाहिए। मेन पॉइंट कथा और किताब नहीं, ठीक है? दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे? विवादों से संबंधित कार्यवाही, वही होना चाहिए कि उस विवादों से संबंधित क्या क्या कार्यवाहियां की गई, कौन से कानून बनाए गए और कौन से सटीक एग्जाम
एग्जाम्पल्स इकट्ठे किए गए, पक्ष और विपक्ष। नोट कर लो, फिर बाद में मुझे भी ध्यान नहीं देना, सीधी सी बात है। और तू भी कुछ रख लेती ना रसूखा के अपने पास प्रमाण है। कोई बात नहीं, कोई और लिख लो या आप लिख लो कहीं पर, कोई भी लिख लो एक कॉपी में, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ना फिर जरूरी थोड़ी ये बातें अपने को याद नहीं रहती है। तो इसमें टॉपिक लिखा हो उसके साथ हाँ, उसके साथ तो अपना दूसरा पॉइंट ठीक हो जाएगा। क्या बनाया दूसरा अपन ने? कार्यवाही। ठीक है, किस पर? सियासत, राम मंदिर सियासत पर की जाने वाली या से संबंधित की जाने वाली कार्यवाही। कार्यवाही में निजी और मतलब सरकारी और गैर सरकारी दोनों आएंगी, पक्ष विपक्ष सारे हो गए, राजनीतिक दल भी आ जाएंगे और सरकारी संस्थाएं भी आ जाएंगी, तो गैर सरकारी संस्थाएं भी आ जाएंगी। जितने भी दल हैं वो सब शामिल होंगे और उनके बारे में किया गया प्रयास जो जरूरी है वो आपको हाईलाइट करना है। लास्ट पॉइंट क्या बनेगा? परिणाम दे दो, परिणाम में फैसला आ जाएगा। ठीक है ना, सियासत के परिणाम। ठीक है ना, टॉपिक जुड़ता चला जाएगा और सियासत के परिणाम, परिणाम में सारी चीजें आ जाएगी ऊपर से क्रम से चलते चलते, और लास्ट में सारे गठन जो थे उनको देखने के बावजूद क्या रहा, फैसला किसके हाथ में गया और उसके परिणाम क्या रहे। परिणाम सारे होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। क्लियर है? ये नोट कर लेना, बार बार नहीं होता। और यूनिट क्या आएगी? क्या आएगी यूनिट? धार्मिक स्थलों पर राजनीति। ठीक है, धार्मिक स्थलों पर राजनीति या सियासत, ये भी कर सकते हो, सियासत भी कर सकते हो और राजनीति भी कर सकते हो। उसका एक पर्टिकुलर मुद्दा हो गया। क्लियर है? बैठिए आप। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये तक समझ में आ गया। बात वही लागू होती है, बोध यानी संबंधित तथ्य इकट्ठे करना, जो अभी आपको वहाँ पर समझाया था कि बारीकी से समझना, यानी सारे आंकड़े हमारे पास होंगे। बातें तो चाय की चुस्कियों पर, थड़ी पर, बस स्टैंड पर, रेल स्टेशन पर, मर्जिया जहाँ हम ठहाके लगाकर कर लेते हैं और हमेशा ये कहते हैं अजी विदेशों की बात देखो अलग है, हमारे भारत में क्या है। अरे तुम अपने देश की इज्जत खुद नहीं करोगे तो दूसरे क्या करेंगे? अपने पतन का कारण हम स्वयं होते हैं। जब तक हम घर के सदस्यों की इज्जत नहीं करेंगे तो पड़ोसी आपके सदस्यों की इज्जत क्यों करेगा? सेम वही बात है, आप अपने देश की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरों से उम्मीद क्यों करते हैं कि वो आपके देश का सम्मान करें? तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है। क्लियर है? अब है अपना अवबोधन के बाद में ज्ञान के जो पक्ष हैं, इसमें क्या हुआ? सबसे पहला जैसे हमने बात की थी अभिज्ञान शाकुंतला की। राजा था, प्रेम में फंसा सन्यासी की पुत्री के चक्कर में। ठीक है, उसके चक्कर में फंस के उसने उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह करके कारण जो भी रहे उन कारणों से वह उसको भूल गया। भूलने के बाद में उसने जो अपना पहचान चिन्ह दिया था अंगूठी, वो किसी न किसी प्रयास से उससे उस तक पहुंची, मछली के द्वारा रसोई घर से उसके पास पहुंची और वहां पर वो उसे देखते ही उसको पहचान गया। यानी ज्ञान के दोनों पक्ष यहाँ पर काम कर रहे। विश्लेषण और संश्लेषण, उस दौरान विश्लेषण यानी अंगूठी, अच्छा महाराज ये अंगूठी मिली है, अच्छा ये अंगूठी, और ये शकुंतला, फिर शकुंतला, अच्छा मैं वहाँ गया था, वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ था, फिर मैंने ये किया वो किया, तो ये क्या हुआ? समराइजेशन, संश्लेषण। संश्लेषण क्या किया? अच्छा ठीक है, इतने पक्षों की बात होती है, चलो बुला लाते है ना। तो ये हो गया संश्लेषण। मूल्यांकन यानी ज्ञान के आधार पर अपने कार्यों का अवलोकन। ऐसे ही वक्फ बोर्ड से संबंधित और अभी राम मंदिर पर सियासत से संबंधित अपन ने जो डिवाइडेशन किया, उसमें
तीन डिवाइडेशन के बेस पर इन चीज़ों को पहचानते हुए विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और लास्ट में उसका रिजल्ट यानी परिणाम देखना। क्लियर है? अब यहाँ पर आगे ये लिख रहा है, ये अपनी मेन डायरी का तीसरा पॉइंट। ये तो ज्ञान के पक्ष जो आपके एक तरह से ज्ञान में हम क्या क्या देखते हैं वो विभाजन हो गया। यहाँ पर अपन ने जो लिखा है, जो आपके DL वाली डायरी है, जिन्होंने किट लिया होगा उसमें एक मोटी सी डायरी होगी, दैनिक पाठ्य योजना, अगर याद हो तो, और जिन्होंने ली है तो उस दैनिक पाठ्य योजना में जब आप पाठ प्रारंभ करेंगे तब आपको आगे जैसे अभी समझाया जा रहा है, अभी तो माइक्रो में करना है और उसी में आपको आगे ये 6 पॉइंट लिखने होंगे। पहला आपको लिखने का तरीका चैनल पर भी बताया हुआ है, जो इसमें लिखा है, उसके अलावा फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, वहाँ पर देखेंगे। और वो फॉर्मेट यहाँ पर तो लैंग्वेज वाला लगा हुआ है, ये जिसमें ये लिखे हुए हैं पर ये धूमिल हो गए, मतलब स्याही खत्म हो गई है इनकी, तो ऐसे उसमें डले हुए है ना। तो वहाँ पर जैसे इसमें ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो जैसे ज्ञान में लिखा है, ये वही बात है जो वहाँ पर लिखी है। यहाँ पर लिखा है सामाजिक विषयों से संबंधित, तो यहाँ पर ये कॉमन दिया है, तो जिसका जो टॉपिक है उससे संबंधित तथ्यों, घटनाओं, नियमों, सिद्धांतों और विषयों से संबंधित अवबोध करना, वही लाइन है। ठीक है, फिर यहाँ पर है विद्यार्थी, ये परिवर्तन चेंज किसमें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि विद्यार्थी जिसका, जैसे वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे अपन, या फिर राम मंदिर में सियासत की बात कर रहे थे, राम मंदिर पर सियासत पर बात कर रहे थे, तो संबंधित तथ्यों की पहचान कर सकेंगे। फिर विद्यार्थी तथ्यों, तिथियों, घटनाओं, नियमों का पुनः स्मरण कर सकेंगे। आ गया ना ये प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यस्मरण। जब डायरी में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखना होगा। मैंने आपको कहा था कि आपकी माइक्रो में फर्स्ट पीछे वाले पेज पर सेकंड और फिर दूसरा पेज, तो अगर एक पे अगर इतना सारा लिखोगे तो एक पेज में मात्र 2 भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है क्यों हो सकते हैं? तो वो 3 पेज पर जा सकता है, इसलिए पहले तो प्रथम लिखा ही है तो द्वितीय को भी प्रथम कर दो और आगे फिर प्रथम में लिखी जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पर जैसे दूसरा है ये लिखा हुआ है, तो इस दूसरे में एज इट इज वहाँ पर से आप देखेंगे लैंग्वेज का अलग लिखा हुआ है, ये लिखना देखो ऐसे वहाँ पर डला हुआ भी है। ये ऐसे फालतू कागज नहीं लगे हुए हैं, वो डले हुए भी हैं और यहाँ पर लगे हुए भी हैं। ये पूरा अच्छे से क्लियर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर इसको ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये देखो, विद्यार्थी तथ्यों, तिथियों, घटनाओं एवं नियमों का स्पष्टीकरण कर सकेंगे, उदाहरण दे सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, वर्गीकरण कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, कारण स्पष्ट कर सकेंगे, कारण और परिणाम के संबंध में संबंध कर सकेंगे और अशुद्धियों की पहचान कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर अशुद्धियों का काम नहीं आएगा। वक्फ बोर्ड में और राम मंदिर सियासत में अशुद्धियाँ क्या करेंगी? वहाँ पर कोई अशुद्धि नहीं आएगी। अगर लैंग्वेज में है तो ये वाली लाइन फिट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर अपन इनको रखते हैं तो उदाहरण दे सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे। व्याख्या किसकी करेंगे कि वक्फ बोर्ड नियम की आवश्यकता क्यों हुई, उसका वर्गीकरण आज से पहले ऐसे कोई बिल बने थे या नहीं बने थे, इसके पीछे कौन सी कमेटी गठित की गई, वही कमेटी के सदस्य क्यों चुने गए, इसके लिए कहाँ तक कार्यवाही हुई और वो कितनी उचित थी। ऐसे ही राम मंदिर पर विवाद से संबंधित जितनी भी जानकारी है तो यानी तुलना करेंगे। ऐसे और विवादित और भी मंदिर है ना, 3 मथुरा वाला भी है और वो एक वो ज्ञानवापी वाला है, हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। ऐसे और भी बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। तो ऐसे अन्य मंदिरों से हम तुलना भी कर सकते हैं, उनके कारण और परिणामों को भी जान सकते हैं और यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड है उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं।
अब समझ में आ गया ये दूसरा पॉइंट किसको कैसे वहाँ पर डला हुआ है और आपको कैसे इस कॉपी में लिखना है। ये जो लिखा है वो गलत नहीं है, लेकिन आपको लिखना इस फॉर्मेट में है। अपने अपने जो 3 टॉपिक लिए हैं ना आपने, उन टॉपिक से रिलेटेड उनका डिवाइडेशन करते हुए लिखकर लाना है, ठीक है। अब है ज्ञानोपयोग, ज्ञान का उपयोग, 2 शब्द है, ज्ञान का उपयोग। अब ये ज्ञान कौन सा, वक्फ बोर्ड वाला समझ लो या राम मंदिर पर सियासत वाला समझो या फिर अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग समझो। यहाँ पर उसका अवबोध हो गया। अवबोध होने पर हमने जितने भी मुद्दे थे जो उससे मिलते जुलते थे या अन्य थे, हमने उससे तुलना भी की, उसको समझाने के लिए व्याख्या भी दी, स्पष्टीकरण भी किए। सब सो जाओ ना, उदासियाँ लेना आरम्भ कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम पाठ्य वस्तु का ज्ञान, अनुवाद, ये कैसे करते हुए, अनुवाद तो यहाँ काम में नहीं आएगा। ज्ञान का उपयोग, अब आप ये बताओ कि वक्फ बोर्ड का हम उपयोग कहाँ करेंगे? घर में तो करने से नहीं ना। राम मंदिर पर विवाद से संबंधित बातें मीटिंग करेंगे कि लो आ जाओ बाद में खाना खाएंगे, पहले राम मंदिर पर विवाद के या सियासत के बारे में बात करते हैं। कोई सुनेगा हमारी बात? नहीं सुनेगा। तो ऐसे में इस ज्ञान का उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम? जैसे भीड़ वाले समूह में या अपने उच्च अध्ययन में या वाद विवाद में, ऐसी कहीं पर जहाँ पर आपको बोलने की आवश्यकता हो, समझाने की आवश्यकता हो, एक समूह को इसके बारे में उचित जानकारी देने की आवश्यकता हो, वहाँ पर यानी उच्च अध्ययन में, जैसे यहाँ पर अपन ने लिख रखा है कि दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। लेकिन दैनिक जीवन में तो इनका क्या करोगे? घर पे वक्फ बोर्ड थोड़ी पढ़ाओगे, राम मंदिर में सियासत पढ़ाओगे तो अभी जैसे उबासियाँ ले रहे हो ना, वो सो जाएंगे, है ना। फिर पहले समझाने से पहले वहाँ बिस्तर लगा देना, AC चला देना, और फिर जगाने के लिए कुछ खाने पीने के लिए वो क्या बोलते हैं, छोटा छोटा क्या बोलते हो तुमसे, हाँ ऐसा कुछ है ना। तो शायद उसके लालच में जग जाए, नहीं तो पक्का सो जाए, है ना। इसके बाद में सीखे हुए ज्ञान का हस्तांतरण कर सकेंगे। जो बात अभी मैंने कही, हस्तांतरण कहाँ होगा? डिबेट में कोई परिचर्चा हुई, कोई कंपटीशन, जैसे अभी आप लोगों का है, ये मुद्दे अपन ने दे दिए और उसमें डिबेट करवा, पक्ष और विपक्ष हुआ, फिर उसमें से जो सार मिला वो ग्रहण करने योग्य हो गया। घर पर या बाहर कहीं भी चर्चा चलती है और आपके पास सही ज्ञान है तो आप उसका समझाने में उपयोग भी ले सकते हो। कोई गलत बोल रहा है तो उसको स्पष्ट भी कर सकते हो। जब आपको ही पता नहीं होगा तो फिर लाभ भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, फिर उसके आधार पर हम क्या करेंगे? निर्णय ले सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। यानी उससे संबंधित अभी हमने एग्जाम्पल में 2 टॉपिक लिए, इसलिए हम उन 2 टॉपिक को आधार मानकर बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि निर्णय ले सकेंगे, किसके बेस पर? संबंधित डिवाइडेशन के आंकड़ों के आधार पर। निर्णय तो तभी निकलेगा ना, निष्कर्ष भी तभी निकलेगा। तो उनके आधार पर हम निर्णय भी लेंगे और निष्कर्ष भी निकालेंगे। और उस दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आंदोलन हुए या और चीजें हुई, सामाजिक घटनाएं भी घटित हुई, उन सबके लिए हमने कौन से समाधान निकाले, कौन से फैसले लिए जो हमारे लिए उन दोनों कारणों यानी जो टॉपिक है अपना, उनसे संबंधित हमारी मदद करने के लिए अच्छे थे या हमारे पक्ष में नहीं। ये सब चीज़ें तो तभी क्लियर होगी ना, अन्यथा क्लियर ही नहीं होगी। इसके बाद में ये चीज़ समझ में आ गई, ये आपको वहाँ पर मिलेगा। अभी इसको अगर अपनी स्मृति में स्थान दे दोगे तो वहाँ पर पहचानने में आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे लिखना है। फिर है ये विश्लेषण और मूल्यांकन करना। अब ज्ञानोपयोग में यहाँ पर ये ज्ञान के ही पार्ट है, यहाँ पर विश्लेषण नहीं था। यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, यहाँ पर कौशल आएगा, लेकिन यहाँ पर ये ज्ञान के पक्षों के आधार पर लिखा हुआ है, इसलिए ये है। यहाँ पर जब अपन वो मोटी डेली लेसन वाली डायरी है और जब इसमें लिखेंगे तो इसको आधार करते हुए लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर ये लिखा है, विद्यार्थी तथ्यों, तिथियों, घटनाओं, नियमों, सिद्धांतों को मानचित्रों, उपकरणों आदि का उपयोग करते हुए, फिर ये है, यानी ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आप देखेंगे तो आपकी वो जो मोटी डेली लेसन डायरी है उसमें भी सबसे पहले दिया हुआ है भाषा से संबंधित उद्देश्य। फिर पृष्ठ अगर बदलोगे तो सामाजिक अध्ययन लिखा हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ हम उनको, बाकी को सबको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ हम उन दोनों को बेस मारकर उसी आधार पर अपना काम करते हैं। जिन्होंने वो डायरीज ले ली है वो, और जो हमने डाल रखा है वो, उसके आधार पर अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका काम निखर कर आ जाएगा। यहाँ पर विश्लेषण का मतलब ये आपको यहाँ पर बताया है, किसी भी चीज़ को स्पष्ट करना, जो अभी मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि विश्लेषण और संश्लेषण का मतलब क्या होता है। खोल कर लिखना या समझाना एक एक बात को, या फिर समराइज कर कर, जैसे थोथा चना बाजी खाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये क्या हो गया संश्लेषण, एक पंक्ति में बात कह दी, ठीक है। और अगर इसी पर निबंध लिखवा दिया जाए तो आप एग्जाम्पल्स दे करके, आपके बड़ी क्लासेस में, पीजी क्लासेस में एक पेपर होता है ना, जिसमें आपको अपने जो भी विषय लेते हैं उससे संबंधित टॉपिक से रिलेटेड एक ऐसे टाइप लिखना होता है। अब अगर चेंज है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमें तो बरसों हो गए थे पढ़े, ठीक है। लेकिन आप लोग शायद अभी उस दौर से गुजरते हो, तो वहाँ पर ये क्या हो गया, संश्लेषण विश्लेषण समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये वही प्रोसेस लिखा हुआ है कि विश्लेषण और संश्लेषण, यानी जिस तरह से हम काम करते हैं कि कहाँ पर से उल्लेख लिया, विवेचन क्या करना है, तुलना क्या करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। मूल्यांकन किस तरह करेंगे अपन, तुलना करके भी कर सकते हैं, वर्गीकरण करके भी कर सकते हैं, और चीज़ों के आधार पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में ये देखिए, सबसे पहले क्या हुआ अपने को, ज्ञान, ज्ञान के बाद अवबोध, और अवबोध के बाद ज्ञान का अवबोध। यानी सबसे पहले हमने सीखा, जाना यानी पहचाना कि ये दीपक है, ये प्रियंका है, ये आरती है, या ठीक है, तो ऐसे हमने पहचाना। फिर उस बेस पर हमने क्या किया कि ये देखा, अरे अरे ऐसा ही एक बच्चा हमारे पहले बैच में था, वो इस तरह की हरकतें करता था, या उसका काम बेस्ट था, तो वो हो गया स्मरण। इसके बाद में ये अवबोध संपत्ति, तो अगर उस हिसाब से देखें, फिर इसका उपयोग, यानी सारी चीज़ों का जीवन में उपयोग नहीं हो पाता है। गणित में अगर अपन देखते हैं तो घर वाले पैसे देते हैं सामान लाने के लिए, करने के लिए, सामान लाने के लिए और करने के लिए पैसे देते हैं ना। उसमें क्या कहते हैं, ये पैसे लेते हैं, ये सामान ले आ। उस सामान लाने के दौरान क्या होता है कि पूरे पैसे तो खर्च होते नहीं है, वो हिसाब बनाकर लाता है कि कितने मिले, कितने नहीं मिले, और कितने उसने वापस लौटाए। ऐसे में उसने क्या बार्गेनिंग की, उपहार स्वरूप उसके घर वाले कहते हैं ठीक है अब तू रख ले। तो ये चीजें तो फिर भी अपने गणित की दृष्टि से देखें तो क्या हो गया, दैनिक जीवन में काम में आने वाली हुई या नहीं। उसको हिसाब लगाना आया, जोड़ भाग गणित करना आया। ये अपने जो इमारतें हैं, कमरे हैं, ये आयताकार है, ये बोर्ड आयताकार है, ये डस्टर आयताकार है, तो ये दैनिक जीवन में है ना। रोटी वर्गाकार है, केक, हाँ सॉरी वृत्ताकार, गलत हो गया ना, वृत्ताकार है, गोल है, उंगली गोल नहीं चलती है ना। तो रोटी है, और भी चीज़ें हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। ड्राइंग बॉक्स होता है जो बच्चों का पढ़ने का, उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। स्वयं ड्राइंग बोर्ड आयताकार होता है। तो ये गणित की जो चीज़ें हैं वो हमारे दैनिक जीवन में काम में आ रही है ना। तो इस तरह से कौन से विषय, कौन से टॉपिक से रिलेटेड हमारा दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो रहा है, इसके द्वारा हम यहाँ पर उपयोग में ये देखते हैं। लेकिन लिखने का तरीका हमारा डायरी में इस तरह का होता है। उसके बाद कौशल में, अब जैसे इसका टॉपिक था वक्त बोर्ड वाला अपन ने लिया, तो वक्त बोर्ड से रिलेटेड अपन क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं कौशल में, प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे 3 पॉइंट बनाए अपन ने। पहला परिचय, परिचय में क्या आएगा, ऐसा बताओ क्या क्या ले सकते हैं। तो
नहीं आएगी। हाँ, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता में आप क्या कर सकते हो? कौन सी चीज़ें लोगे? कमेटी के नाम अगर होंगे या कुछ तिथियाँ होंगी इम्पोर्टेंट, या फैसले होंगे या व्यक्ति होंगे, तो उनके चित्र भी आपको लेने पड़ सकते हैं, उनकी तारीखें आपको लेनी पड़ सकती हैं। लास्ट, हाँ, चार्ट भी आ जाएगा, वो सब चीज़ें आ जाएगी। लास्ट अपना परिणाम अगर है तो परिणाम में आपके ग्राउंड भी हो सकते हैं और सारी चीज़ें सार रूप में और टीचिंग एड के रूप में, यानी और समझाने के लिए हो सकता है। वो सारे टीचिंग एड जो पहले अपन ने लिए फोटो और चित्र वगैरह, वो भी रिपीट हो सकते हैं। समझ गए आप? तो इस तरह से अब ये कौशल के अंतर्गत और इसका लिखने का तरीका इस तरह से अपन करेंगे। इसके बाद है अभिरुचि। अभिरुचि, अभी हटा दो, 2 शब्द हो गए, और रुचि यानी इंटरेस्ट। अब मान लो अपन ने आपसे कहा था कि 3 टॉपिक लाओ, आपने अपने अपने विषय के अकॉर्डिंग अपने अपने टॉपिक का चयन किया। उस टॉपिक के दौरान अपन ने राजनीति में जो 2 टॉपिक लिए वो आपको अच्छे लगे, यानी आपकी रुचि थी। अब कोई, अगर आप देखते हो मोबाइल अपने पास होता है, कुछ लोग खाने वाली साइड देखते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं वाली साइड देखते हैं, कुछ रील्स देखते हैं या मर्जी है जो अपने अपने हिसाब के देखते हैं, कुछ फैशंस देखते हैं, कुछ बिल्डिंग्स देखते हैं। जिसको जो मर्जी आए वो अच्छा लगता है वो देखता है। तो आपके क्या होता है, उसमें लगातार वही आना चालू हो जाता है। होता है ऐसा? तो ये क्या जाहिर करता है? आपकी रुचि को जाहिर करता है। ऐसे ही आपने जो टॉपिक लिया है, तो आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे? एक ही साइट से नहीं, उससे रिलेटेड और साइट सर्च करेंगे, और उस सर्च के दौरान आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि कॉमन कंटेंट कहाँ पर है, और स्पेशल अगर जानकारी दी गई है तो वो ऑथेंटिक है या नहीं है, उसे हमें छोड़ना चाहिए या लेना चाहिए। ये आपका फर्ज बनता है। तभी तो मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि विशेष अंक भी होते हैं आप लोगों के जो मार्केट में मिलते हैं, वहाँ से भी आप थोड़ा सा खर्च होता है, अगर मिलकर भी करें तो कोई बुराई नहीं होती है, लेकिन चीज़ें अच्छी और बढ़िया तैयार हो सकती हैं। इसके बाद में इसी में एक लास्ट टॉपिक का अभिवृत्ति, वो पता नहीं किधर लिखा है, हो सकता है गायब हो या पीछे रखा हो तो पता नहीं। इसमें भी रखे हैं पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिवृत्ति, हाँ, तो अभिवृत्ति वाला अगर अपन लिखेंगे तो उसमें भी 2 शब्द हो गए, ठीक है। पहले अभी और दूसरा वृत्ति, जिसे क्या बोलेंगे अपन अंग्रेजी में? आते हैं आपसे, ठीक है। तो वृत्ति का मतलब आदत, ठीक है, और आदत आसानी से नहीं बदलती है। यानी पहले मुझे ज्ञान हुआ किसी चीज़ का, वो ज्ञान, उस ज्ञान को मैंने जाना और फिर उसको अपने इधर उधर के वातावरण के आधार पर उसे रिकॉल करके, उससे संबंधित करके आंकड़ों को समझ करके एकत्र किया। उसका संश्लेषण विश्लेषण करने के बाद में मैंने उसका उपयोग किया, यानी अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास किया। बात वही 3H, ठीक है। तभी तो प्रयोग में आएगा, अन्यथा प्रयोग में कहाँ से आएगा? जब तक ये तीनों शामिल नहीं होंगे तब तक प्रयोग में नहीं आएगा। प्रयोग में आने के बाद में हमने क्या किया? आत्मसात हो गया ना अपना, तो हमने उसको स्किल के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया, और उस स्किल को यानी अपने प्रेजेंटेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाने के लिए हमने एड़ी से चोटी का जोर लगाया। इट मीन्स जितनी भी स्ट्रेटजीज यूज में ले सकते थे, जितना बेस्ट कर सकते थे कि एक बार में ही आदमी को समझ में आ जाए, ऐसा हमने काम किया। अब उसके लिए हमने सारी चीज़ें की। लास्ट पॉइंट क्या आ गया? वृत्ति, यानी आदत में आ जाना। जैसा ही हमारा प्रयास ऐसा होगा तो वो क्या होगा? सामने वाले के व्यवहार में अपने आप दिखाई देने लगेगा। यानी वही वाली बात कि वो लाइन बोल रही थी मैडम, जो तुमको पसंद वही बात करें।
यानी टीचर जो कहलवाना चाहे वही उत्तर से प्राप्त हो, उसमें लाभ भी हो विद्यार्थी का और उसके काम का भी। कंटेंट तो सब पढ़ते हैं बेटा, लेकिन अगर मान लो उस लेवल पर अगर आप एक 6ठी क्लास के बच्चे को अगर बकलकोट की या राम मंदिर पर सियासत की सुनता, तो वो अपने घर में बहुत चीज़ें हैं, न्यूज़ चैनल भी देख लेता है चलते फिरते, लेकिन उनको वास्तविक जानकारी नहीं होती। लेकिन क्लास में अगर हम इस तरह से, जैसे हम कह रहे थे कि गाने हम याद नहीं करवाते, लेकिन फिर भी गाने याद हो जाते हैं, क्योंकि 3H का समावेश हो गया ना, समावेश होने से उसको स्वतः याद हो गया। तो ऐसे ही वो 3H आप अपने पाठन में अगर डाल देंगे तो सामने वाले को जो समझाना चाहते हैं, भले उसका लेवल कोई सा भी हो, वो वही बोलेगा जो आप उससे बुलवाना चाहते हैं, वो वही करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं। इसलिए टीचर विकास फास्ट सबसे अच्छा बाजीगर होता है, जो विद्यार्थी को जैसा चाहे पढ़ा देता है। पढ़ते हो ना कि एक कारीगर तो इमारतें बनाता है, वो गिर जाती है, लेकिन मास्टर सबको बनाता है, वो डॉक्टर भी बनाता है, वो इंजीनियर भी बनाता है, वो वकील भी बनाता है। यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, कोई जगह नहीं है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, या और कोई सी भी हो, सब जगह टीचर की आवश्यकता होती है, भले ही आज उसकी अहमियत दिन बता सन्नाटा हो। ठीक है, धन्यवाद सबको।